हेलो स्टूडेंट्स, आज दीक्षाल इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का 5th चैप्टर हमें आज पढ़ना है और इसमें हम एक पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम मूवमेंट एंड लोकोमोशन है, जिसमें 2 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला आपका मस्कुलर वाला पार्ट है जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत डिटेल में, कि कितनी तरीके की मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, किसी भी चीज़ को आप मूव कैसे करवा पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, मतलब जो पूरा का पूरा मूवमेंट और लोकोमोशन बॉडी में परफॉर्म करवाया जाता है, ये किसकी हेल्प से करवाया जाता है? ये मसल्स और बोन्स के कॉम्बिनेशन की हेल्प से करवाया जाता है। और यहाँ पे हम मसल्स वाला पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पार्ट हमें कवर करना है वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी लर्निंग है, वो लर्निंग अगर 1-2 बार हम उस टॉपिक को देख लेंगे तो वो अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो स्केलेटल सिस्टम में टोटल हम जिसकी भी मतलब जिस पार्ट की बात करते हैं वो बेसिकली सबसे पहले है हमारी बोन्स। तो अगर मैं स्केलेटल सिस्टम में बोन्स की बात कर रही हूँ तो बोन्स जो है वो कहाँ से आती हैं भाई, कैसे बनती हैं? तो ये सारी चीज़ें हम आपके कई बायोलॉजी के कई सारे पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज से किस तरीके से हम आपका जो बोन्स है उसका फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ ये बोन्स जो हैं ये बचपन में जो हैं वो सॉफ्ट बोन्स कहलाती हैं, जिसको आप कार्टिलेज कहते हो। फिर कुछ हार्मोन्स की वजह से लगातार हम मतलब कुछ हार्मोन्स हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में, क्या करके लगातार इनऑर्गेनिक डिपोजिशंस हमारे कार्टिलेज के ऊपर होती जाती है, जैसे कि कैल्शियम आयंस की डिपोजिशन होती जाती है। और ये जो एक सॉफ्ट पार्ट था किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक हार्ड बोनी स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉडी में कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि परमानेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं बोन्स के अंदर, लेकिन कुछ पार्ट्स स्टिल अब भी कैसे हैं? कार्टिलेजेनियस ही हैं। जैसे कि मैं बात करूँ मेरे नोज़ के टिप की, या फिर मैं बात करूँ आपके ईयर के ऊपर पिन्ना वाले पार्ट की, तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन्स आपका क्या बनाते हैं? ये रीजन्स आपके बनाते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज पे जैसे बचपन में, जैसे अगर हम एक ओल्ड एज पर्सन की बात करें या फिर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं, ओल्ड एज पर्सन जो एक बूढ़ा इंसान है वो चलते चलते अगर उसका पैर हल्का सा मुड़ भी जाता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, लगने मतलब बेसिकली आपका बोन में क्रैक आ जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, एक सिंपल सी बात मैं बोल रही हूँ। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें आपकी एक बच्चे की, तो बच्चा चलना सीखने के टाइम पे कई बार चलना सीखने पर गिरता है। चलना सीखने से पहले कई बार गिरता है, कभी बेड से गिर गया, कभी चलते हुए गिर गया। साइकिल चलाते में हम लोग सीखते टाइम हम लोग काफ़ी बार ऐसा होता है कि गिर जाते हैं। लेकिन कोई फ्रैक्चर वाला जो केस है वो किसी बच्चे के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उस टाइम पर बच्चे के बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट थी ही नहीं। भी लॉजिकल सी चीज़ है, कोई हार्ड चीज़ होगी उसी के अंदर ब्रेक आएगा। लेकिन अगर मैं एक सॉफ्ट चीज़ की बात करूँ तो उसके अंदर कभी ब्रेक नहीं आता। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। आप एक प्लास्टिक बॉडी पेन की बात कीजिए, जो कि यही आपके 2-2 या 3-3 रुपए वाले जो पेन आते हैं। एक तो मैं इसकी बात करूँ, लाइक मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर की जो बॉडी है ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी है। तो अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो इट विल नॉट ब्रेक, बल्कि ये बेंट हो जाएगा। लेकिन यही मैं बात करूँ एक सिंपल क्या बोले हम, एक कांच जैसी बॉडी जो आपके 5 के पेन आते हैं, अगर उसको मैं ब्रेक करने की बात करती हूँ तो वो 2 पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? कि भाई जो हार्ड पार्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वो बेंट हो जाएगा बट ब्रेक नहीं होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बोन्स की भी बात करते हैं। बोन्स एक हार्ड पार्ट है, एक रिजिड पार्ट है, एक टफ पार्ट है। अगर आप उसके अंदर कोई भी चेंज करते हो तो वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर आप कार्टिलेज के अंदर कोई भी चेंज करते हो, मैं इसको कितना भी मोड़ लूँ, कितना भी ऊपर नीचे कर लूँ, ये टूटेगी नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट बोन को हल्का सा भी प्रेशर लगा के बेंड करने की कोशिश करती हूँ तो इट विल ब्रेक, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है आपका कार्टिलेज में और बोन्स में। क्या डिफरेंस है भाई? कि सबसे पहले आप
बात करते हैं आपके कार्टिलेज की तो इट इज़ अ सॉफ्ट बोन, और बोन्स की बात करते हैं तो इट इज़ अ हार्ड पार्ट मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन ऑनटू द कार्टिलेज। कार्टिलेजेस पर आपके कैल्शियम का डिपोजिशन होने पर हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, बोन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जैसे डिफरेंस बोला जाता है भाई बोन्स में, तो बोन्स किससे मिलके बनी होती है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मैं बताऊंगी पहले आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम समझाऊंगी कि कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे कैसे प्रेजेंट है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो बोन्स हैं ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके बोन्स की, तो बोन्स किन सेल से मिलके बने होते हैं, तो भाई हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट से मिलके बने होते हैं। ऊपर जो है वो डिपोजिशन है आपका किसका, कैल्शियम का, जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट है, लेकिन इंटरनली ये ऑर्गेनिक होती हैं। लाइक हमने बात करी थी एक बार जब मैं आप लोगों को सर्कुलेशन पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो RBCs हैं, जो WBCs हैं, वो बोन मैरो के थ्रू बनाई जाती है। तो ऑब्वियसली एक लिविंग पार्ट होगा तभी वो किसी लिविंग चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक्सटर्नल डिपोजिशन है हमारे कैल्शियम की, जो कि इसको एक हार्ड नेचर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँगी इंटरनली या किन सेल से मिलके आपका बोन बना होता है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बोन्स हैं आपकी वो डेड होती हैं या फिर लिविंग होती हैं, तो हम जवाब देते हैं कि भाई एक्सटर्नल पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का डिपोजिशन है, तो ऑब्वियसली वो डेड हुआ। लेकिन इंटरनल पार्ट की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलके ही ये बना होता है। तभी तो बोन मैरोज की मैंने बात करी है, तो वो बोन मैरोज आपका क्या करते हैं, RBCs का और WBCs बनाने का फॉर्मेशन WBCs का और RBC का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो ये जो बोन्स बनी है वो कौन से सेल से मिलके बनी है, ऑस्टियोसाइट्स सेल से मिलके बनी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेल्स, बोन सेल्स के नाम से, वो 4 नाम दे देगा आपको, उसमें ऑस्टियोसाइट्स भी नाम देगा, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा। ओके, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि करवाए जाते हैं ये पता करने के लिए जो आपकी बोन्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं या फिर इनऑर्गेनिक हैं। 2 मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला एक बर्निंग मेथड है और दूसरा हमारे पास है HCl, एक आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर आप किसी भी बोन के पीस को डाल के ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करा सकते हैं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, एक बोन का पीस लेना है, उस बोन के पीस को सबसे पहला, मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ आपको, उसको आपको क्या करना है, क्या बोले हम, एक एसिड लेना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसके अंदर डिसॉल्व करवाना है। अब होता क्या है, एसिड के अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं। जब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपके डिसॉल्व हो गए तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के डिसॉल्व होने की वजह से आपका जितना कंपोनेंट बचा वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और जो बोन आपको हार्ड दिख रही थी वो हार्ड स्ट्रक्चर, वो एक बोनी स्ट्रक्चर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बोनी स्ट्रक्चर एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, विच कैन बी नाउ टाइड इनटू अ नॉट, एक गांठ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और वही सॉफ्ट फ्लेक्सिबल पार्ट एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट को शो कर रहा है। और जितना भी HCl था उस HCl के अंदर हमने किसको डिसॉल्व करवा दिया है, आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, लाइक कैल्शियम, उनको हमने डिसॉल्व करवा दिया। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ दूसरा एक्सपेरिमेंट आप लोग यूजुअली हम करवाते ही हैं, जिसमें जब डेड बॉडीज़ को बर्न किया जाता है तो आपका जो कौन है हमारा आपका बोन्स वाला पार्ट है, ये बर्न होके बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल कंडीशन बनाकर और एक ऐसा पार्ट बना लेता है कि अगर आप उसको उठाकर टच भी करने की कोशिश करते हैं तो इट विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू द पाउडर्ड फॉर्म। हाउ, कैसे होता है, तो देखें, जब बर्न करते हैं तो बर्न करने पे अब जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट तो डिसॉल्व हो गए, जो बचा हुआ कंपोनेंट था एसिड के अंदर वो आपको क्या दिखा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दिखे। ओके, एसिड में जब आप बर्न करते हो तो यहाँ पर उल्टा होता है, जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। भाई जलने की वजह से कोई भी चीज़, जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद एयर में इवेपोरेट करके क्या बना देते हैं आपका, सिंपल अगर हम बात करें तो मतलब जितना भी रिलीज़ हुआ वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और जो कंपोनेंट बचा आपका वो क्या है हमारा, वो है हमारा अब सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब बहुत ज़्यादा कड़क, पापड़ जैसे, कि आप हल्का सा भी उसको उठाते हो तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखी, जितने भी बोन्स हैं हमारे ये 2 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक।
सेल्स का नाम पूछा जाए तो ऑस्टियोसाइट सेल से मिलके बने होते हैं। अब क्योंकि हम ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ह्यूमन के बारे में डिस्कशन बहुत ही आप क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा बॉडी के अंदर कौन कौन सी बोन कितनी जगह पे कहाँ प्रेजेंट होती है, हमें ये समझना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो टोटल आप लोग जानते होंगे, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं भाई आपकी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं टोटल, तो हम जवाब देते हैं भाई 206 बोन्स होती हैं। ओके, बचपन से एक जीके का क्वेश्चन भी होता था हमारी बुक्स में कि हाउ मैनी बोन्स डू यू हैव इन योर बॉडी, तो देयर आर 206 बोन्स वी हैव इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, अब ये कौन कौन सी, ये जो 206 बोन्स हैं, ये सारी 206 बोन्स हमें पता होती हैं कि अब सुनने में तो लग रहा है कि भाई 206 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, लेकिन जब अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो एक एक करके हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये बोन्स कहाँ कहाँ कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है 206, लेकिन अगर मैं एक्चुअल बात करूँ तो ये लगभग बनाती है आपकी 214, 206 4 + 5 215 बोन्स आपकी बन जाती हैं। वो क्यों बन जाती हैं, इसका रीज़न आपको अभी आगे पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे आपका क्या वर्टिब्रल कॉलम। तो उसमें कुछ फ्यूजन का चक्कर है। फ्यूजन का चक्कर मतलब कुछ बोन्स हैं जो कि बचपन में तो कार्टिलेज की फॉर्म में अलग होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बड़े होने पर डिपोजिशन होता जाता है कैल्शियम का, और कैल्शियम का डिपोजिशन लगातार होने की वजह से आपका क्या बन जाता है, जो बोन्स हैं जो कि सेपरेट थी एक टाइम में, अब वो क्या हो चुकी हैं, कंबाइन हो चुकी हैं। ओके, और ये जो कंबाइन हुई ये डिपोजिशन की वजह से हुई, तो हैं अलग लेकिन हो चुकी हैं एक साथ फ्यूज़, तो इस वजह से उसको हमने फ्यूजन के बेसिस पे ही पढ़ते हैं। पर मैं आपको वो डिफरेंस बता दूंगी कि कितनी बोन्स कितने टाइम में, मतलब कितनी बोन्स मिलके कितनी बोन्स बनाई है, कि भाई 4 ने फ्यूज़ करके एक बना दिया, 5 ने फ्यूज़ करके एक बना दिया, तो वी विल डिस्कस दैट हेयर। ओके, एंड 206 इसी नंबर पे दिया जा रहा है। तो अगर कोई पूछे कि भाई 213 बोन्स होती हैं, 214 बोन्स होती हैं, आप 206 बोल रहे हो, बच्चे में ज़्यादा क्यों है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन होता है कि भाई जो एक छोटा बच्चा है उसके अंदर जो बोन्स की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द यंग वन, अडल्ट वन। वाई, क्योंकि डिपोजिशन कैल्शियम का होने की वजह से कई सारी बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में फ्यूज़ हो जाती हैं। क्लियर, तो अब देखें आगे स्केलेटल सिस्टम को। बच्चों मैं पूरा एक चार्ट यहाँ पे ही कंप्लीट कर दूँगी, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर साथ के साथ हमें ये सब कुछ लर्न करना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट इज़ योर एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड इज़ योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। Okay, so now what is the difference between the axial skeleton and appendicular skeleton? मैं आपको समझा भी देती हूँ। ओके, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे लिखूँगी तो you will know the difference between the एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। आपको देख के और बोन्स को एक्सटर्नली देख के समझ में आ जाएगा कि 2 डिफ्रेंसिएशन जो है वो क्यों दिए हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो एक्सियल और अपेंडिकुलर टर्म दिया गया है वो किसके बेसिस पे दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस। मतलब एक प्रेजेंट है मेन एक्सिस में, मेन सेंटर लाइन में हमारा, और दूसरी अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, हमारे अपेंडिकुलर की, तो अपेंडिकुलर टर्म जो दिया गया है वो अपेंडेजेस से ही दिया गया है। अपेंडेजेस क्या होते हैं भाई, हमारे हाथ पैर। ओके, तो ये जो अपेंडेजेस आप लोगों ने एनिमल किंगडम जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो एनिमल किंगडम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में कि अपेंडेजेस आपके वो पार्ट हैं, अपेंडेजेस हाथ पैर, जैसे हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के जो लिम्स निकले हैं उसको हम लिम्स ना कहते हुए क्या कहते हैं, अपेंडेजेस कहते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन टर्म ही लिया गया है किससे, अपेंडेजेस से। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। जब हम एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो एक्सियल स्केलेटन मेन सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, सेंटर एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। अब कैसे प्रेजेंट होता है समझेंगे। हमने इस एक्सियल स्केलेटन को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। हालांकि बोलते 5 हैं लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने 4 देके और एक के अंदर ही इस 5वें को इंक्लूड कर दिया है। ओके, तो देखें, सबसे पहले मैंने बात करी आपकी किसकी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन में हमारे स्कल की।
एक एक करके सारे पार्ट हम समझेंगे। स्कल क्या है? जो मेरा ब्रेन का बोनी केज है, ये जो पूरा फेशियल पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्कल कहलाता है। आपने लेबोरेटरीज़ में या फिर कहीं डॉक्टर के यहाँ या फिर म्यूज़ियम्स में कभी ना कभी लाइफ में एक बार स्केलेटन ज़रूर देखा होगा, ओके, या मूवीज़ में देख लिया होगा। तो वो जो स्केलेटन है, उस स्केलेटन का जो हेड होता है, ओके, वो क्या कहलाता है? आपका स्कल कहलाता है, ओके। स्कल से जब हम आगे बढ़े तो अब मैं कनेक्शन एकदम प्रॉपर लाइन वाइज बताऊंगी आपको। सबसे पहले स्कल है, स्कल से पीछे की तरफ अगर मैं डॉर्सली रन करवाती हूँ, हमारे साथ पास दो पार्ट्स हैं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ ये चीज़ कि जब भी आप दो रीजन्स की बात कर रहे हैं बॉडी में, एक तो डॉर्सल और दूसरा वेंट्रल। तो डॉर्सल का मतलब होता है क्या? बैक साइड ऑफ माई बॉडी, और वेंट्रल का मतलब क्या होता है? फ्रंट साइड ऑफ माई बॉडी। अगर मैं घोड़ा बन जाती हूँ और मैं एक एनिमल की तरह रिएक्ट करती हूँ, तो जो फेस अर्थ की तरफ है वो कहलाता है वेंट्रल, और जो स्काई की तरफ है वो कहलाता है आपका डॉर्सल। तो ऑब्वियसली मैं इस तरीके से आगे बेंड करूँगी पीछे की तरफ, इस पीछे नहीं जाऊँगी। तो ये वेंट्रल नहीं, सॉरी, ये डॉर्सल नहीं होता। आगे वाला पोर्शन मेरा क्या है? वेंट्रल, और पीछे वाला पोर्शन मेरा क्या है? डॉर्सल। मतलब मेरे हाथ के दो पार्ट्स, वन इज़, दिस इज़ योर डॉर्सल एंड दिस इज़ योर वेंट्रल, ओके। चलो नाउ आगे बढ़ेंगे। स्कल की बात करी एक्शियल स्केलेटन में, तो स्कल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है टॉर्सली जो रन कर रहा है, ये तो आपका टॉपेस्ट पार्ट हो गया। स्कल के बाद जो दूसरी चीज़ रन कर रही है वो क्या है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम। सेकेंड इज़ योर व्हाट? सेकेंड इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम। हम यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बोन कितनी कितनी क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है, ओके। आगे देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बाद डॉर्सली मेरे पास प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रली वही मैं बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू माई अपना चेस्ट कैविटी में देखूँ तो एक बोन में यहाँ से लेके यहाँ तक दिखती है, हम फील भी कर पाते हैं बाय आवर हैंड्स। ये जो बोन है ये वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट है। ये था डॉर्सल, और ये जो मैं थर्ड लिख रही हूँ ये कैसी है? वेंट्रल। और क्या कहलाती है? आपकी स्टर्नम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। तो सबसे पहले है आपका स्कल, स्कल के बाद है आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बाद है आपका स्टर्नम। ये तीन पार्ट्स हमने पढ़ लिए। मतलब देखें, मैं आपको तीनों का रीजन, तीनों का लोकेशन बता रही हूँ। सबसे पहले है स्कल, स्कल के बाद है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बाद है स्टर्नम। आपको तीनों चीज़ें जो हैं वो मेन सेंट्रल लाइन एक्सिस में बॉडी की दिख रही हैं, ओके। आगे जब हम बढ़े तो आगे बढ़ने पे चौथा पार्ट मैंने क्या देखा, जो कि वर्टिब्रल कॉलम को और स्टर्नम को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। और जो आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है वो कहलाता है आपका रिब केज। क्या कहलाता है? रिब केज कहलाता है। रिब केज क्या है? तो रिब केज का जिक्र भी हम कई बार कर चुके हैं। कहाँ कहाँ भाई, आप लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तब आपने इस बात को समझा था, जब आपने सर्कुलेशन पढ़ा था तब आपने इस बात को समझा था। तो एक बोनी केज जो कि पूरे के पूरे थोरेसिक कैविटी को पीछे से भी और आगे से भी, पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी को और पीछे से थोड़ा सा हम नीचे वाले पार्ट को भी इंक्लूड करते हैं, तो जो पूरे के पूरे थोरेसिक चैम्बर को कवर करने का काम कर रहा है वो आपका क्या है? रिब केज है। एक प्रोटेक्टिव केज है जो कि कई सारे ऑर्गन्स को अपने अंदर सिचुएट करके रखता है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट, और हार्ट ही किसके बीच में प्रेजेंट था? लंग्स के बीच में प्रेजेंट था। तो रिब केज एक केज, बिल्कुल पिंजरे, केज का मतलब होता है पिंजरा, एकदम पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर ही बनाता है। कैसे, कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। आगे जब हम बढ़े तो आगे बढ़ने पे रिब केज के बाद नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट, हायोइड बोन। मैंने आपको अभी बोला था कि एनसीईआरटी में हायोइड बोन को एक पार्ट से ही कंबाइन कर देते हैं और वो पार्ट है आपका स्कल, ओके। तो कभी कभी अलग बताया भी जाता है और किसी किसी जगह पे अलग नहीं भी बताया जाता है। तो कोई कंबाइन कर देता है, कोई अलग कर देता है। बस आपको याद रखना है कि हायोइड बोन जो है वो हमारे एक्शियल में ही सिचुएटेड होती है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और चलिए ठीक है, एक पॉइंट और बता देती हूँ फिर बताऊँगी। अपेंडिकुलर की बात करिए तो अपेंडिकुलर में होते हैं आपके सबसे पहले चीज़ तो गर्डल्स और दूसरे होते हैं आपके लिम्स। सबसे पहला मैं बात करूँ तो हिंड लिम्ब से कनेक्टेड है पेक्टोरल गर्डल।
हिंड लिम्ब से कनेक्टेड है आपका पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल बनाया गया है हिंड लिम्ब को कनेक्ट करने के लिए, हिंड लिम्ब्स। ओके, आगे जब हम बढ़े तो तीसरा अगर मैं बात करूं तो पेल्विक गर्डल, और पेल्विक गर्डल बनाया गया है किसको कनेक्ट करने के लिए, सॉरी हिंड लिम्ब्स नहीं, फोर लिम्ब्स, ये हैं आपके हिंड लिम्ब्स। अब ये हिंड लिम्ब्स और फोर लिम्ब्स में क्या फ़र्क है भाई, तो समझेंगे। हिंड लिम्ब्स जो हैं पीछे वाले पैर, अगेन मुझे घोड़ा बना दीजिए, जो हाथ मेरे आगे की तरफ फॉरवर्ड आपको दिखेंगे वो कहलाएंगे मेरे फोर लिम्ब्स, आगे वाले लिम्ब्स। ओके, और जो पीछे की तरफ दिखेंगे आपको वो क्या कहलाएंगे, आपके हिंड लिम्ब्स कहलाएंगे। इन सब का नंबर मैं आपको बताती चलती हूँ। देखें, पहले एक सिंपल आइडिया देने के लिए, एक्शियल स्केलेटन की बात करें तो इन सबको आप एक साथ टोटल काउंट करोगे। स्कल में प्रेजेंट होती हैं टोटल 22 बोन्स, स्कल में प्रेजेंट है 22 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है 26 बोन्स। स्टानम है आपकी सिंगल एक बोन। रिबकेज की बात करें तो टोटल है 12 पेयर, मतलब कि 24 बोन्स, 12 पेयर्स। ओके, हायोइड बोन कितनी है आपकी, अगेन एक। टोटल ये जो बोन्स क्वांटिटी बना रही हैं वो आपकी कितनी बना देती हैं, आपकी सिंपल हम बोलते हैं 80। पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो 2 + 2, क्योंकि दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। फिर हमने बात करी फोर लिम्ब्स की, तो टोटल होती हैं 60 बोन्स। पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में आपकी 1 + 1 दोनों साइड, और यहाँ पे अगेन 60 बोन्स हो गई। क्लियर, तो 60 and 60 120, 120 + 4 124, 124 + 2 126। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी प्रेजेंट है, 126। ओके, फिर जब हमने बात करी आपकी स्कल की तो 126 अपेंडिकुलर में हो गई। स्कल में टोटल जो बनती हैं वो 22, 26, 27, 28, 30, 22, 10 के बाद 74, ये है आपकी 74। 126 + 74, देखें ज़रा कितना हुआ, 10 कैरी 1, 3 और 10 200। नाउ क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बोला टोटल कितनी बोन्स हैं, 206 बोन्स। यहाँ पर कितनी आ रही हैं, 200 बोन्स। बाकी की बची हुई 6 बोन्स कहाँ गई, इसका जवाब आप जब तक सोचेंगे, जब तक मैं आगे बढ़ती हूँ और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करती हूँ, फिर मैं एंड में बताऊँगी कि ये 206 बोन्स जो हैं, ये 206 बोन्स की 6 बोन्स एक्चुअली किधर हैं। अब पूरे जगह पे हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको ये पूरा कैलकुलेशन बताया है, ये टोटल बोन्स कितनी बनाई, 74 एक्शियल स्केलेटन ने। एक्शियल स्केलेटन अगर आप अपनी NCERT पढ़ेंगे तो NCERT देती है टोटल 80 बोन्स, लेकिन ये 80 क्यों देती है, बाकी की 6 किधर हैं, ये आपको पहले सोचो, फिर मैं आगे बताती हूँ। अपेंडिकुलर में टोटल हमें कितनी दिख रही हैं, 126 बोन्स। 60 है फोर लिम्ब की, 60 है हिंड लिम्ब्स की, 120 और 2 और 1 पैर में प्रेजेंट है, तो उसको हमने ऐड कर दिया और क्या बना दिया, एक पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल बना दिया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 60 लिखा है, पर इस चीज़ को भी समझ लेंगे कि जब आप बात कर रहे हो फोर लिम्ब की तो इट इज़ ऑल्सो 30 + 30 अरेंजमेंट। ये भी कितना अरेंजमेंट शो कर रहा है, 30 + 30 अरेंजमेंट शो कर रहा है। ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारे स्केलेटल सिस्टम में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं हमारे एक्शियल स्केलेटन का। सो स्टूडेंट्स, जब आप एक्शियल स्केलेटन की बात करते हैं तो एक्शियल स्केलेटन का मतलब मैंने आपको बता दिया आपको। आप चलिए मैं एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। ये जितना पार्ट आपको दिखा, ये दिख रहा है सेंट्रलाइज्ड पार्ट। ओके, और अपेंडिकुलर की बात करी तो इस सेंट्रलाइज्ड पार्ट से कनेक्टेड जो पार्ट है, फोर लिम्ब्स या फिर आपके गर्डल्स, पेल्विक और पेक्टोरल और आपके हिंड लिम्ब्स, ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सिस से कनेक्शन बना रहा है, ये कनेक्शन आपका क्या बनाता है, ये कनेक्शन आपका कहलाता है
अपेंडिकुलर और एक्सियल, तो नाम ही दिया गया इनकी पोजीशन के बेसिस पे। ओके, अब किस किस पार्ट में कितने कितने बोन्स हैं, फर्दर कोई डिवीजन है या नहीं है, वो आप समझते चलिए। मैं एक ही चार्ट बनाऊंगी ताकि आपको पूरा एक बार में क्लियर हो जाए। ओके, तो नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल्ड में कैपिटल्स में लिख रही हूँ एक्सियल स्केलेटन। सो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में यू आर हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ योर स्कल। किसकी प्रेजेंस है? स्कल की प्रेजेंस है। ठीक है, देखें अब जब भी आप स्कल की बात करते हैं तो ये जो स्कल है, ये स्कल हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि इसी स्कल में हमारे बॉडी का ब्रेन सिचुएटेड होता है और बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है जिसके अंदर क्रेनियम इंक्लूड होता है। और क्रेनियम आपका बैक रीजन जो कि ब्रेन को रखेगा। और अगर मैं बात कर रही हूँ आगे के, तो ये हमारा फेस वाला पार्ट जिसके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, फेशियल। तो फर्दर स्कल को यू हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्कल को आपने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है आपका क्रेनियल। एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स हैं? 74। 74 की मैं बात कर रही हूँ जब आपके स्कल की, तो चलो नीचे लिखते हैं स्कल में टोटल कितनी बोन्स। स्कल में यू आर हैविंग 22 बोन्स। ओके, 22 बोन्स में सबसे पहली है आपकी क्रेनियल। क्रेनियल मतलब जो कि किससे कनेक्टेड हो? ब्रेन से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? ब्रेन से कनेक्टेड हो। और ब्रेन से कनेक्टेड जो क्रेनियल बोन है, ये आपकी कितनी बोन्स बनाती है टोटल? ये आपकी बनाती है टोटल 8 बोन्स। ओके, दूसरा यू आर टॉकिंग अबाउट द फेशियल बोन। फेशियल बोन फेस को कवर करते हैं। फेशियल बोन किसको कवर करते हैं? फेस को कवर करते हैं। और ये बनाते हैं आपकी टोटल 14 बोन्स। मतलब जब भी आप बात करते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी 2 बोन्स बनती हैं। एक तो क्रेनियम बनता है और दूसरा बनता है आपका फेशियल बोन। तो क्रेनियल और फेशियल दोनों को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? दोनों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्रेनियल कितने हैं? टोटल 8 हैं। और अगर मैं फेशियल की बात करूं तो क्योंकि टोटल आपके 22 थे और अगर उसमें से क्रेनियम के 8 में माइनस कर देती हूं तो ये कितने बनाएगा? टोटल 14 बोन्स बनाएगा। तो स्टूडेंट्स ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हमें बस एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन देना है। और वो छोटा सा डिफ्रेंसिएशन क्या है? वो छोटा सा डिफ्रेंसिएशन यही है कि क्रेनियल और फेशियल, मतलब जो 2 बोन्स आपको दिख रही हैं, ये 2 बोन्स आपका क्या करती हैं? पूरे के पूरे स्कल को कनेक्ट करने का काम एक दूसरे से करती हैं। देखा, सबसे पहले क्रेनियल और फेशियल। क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट किस पे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बोन्स आर फॉर्म्ड बाय द क्रेनियम, या फिर हाउ मच बोन्स डज द क्रेनियम फॉर्म और डज द फेशियल बोन्स फॉर्म। ओके, तो हमें जवाब देना होता है। इसके साथ साथ फिर क्रेनियल को भी हमने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑक्सीपिटल है, आगे फ्रंटल है, बैक है, तो वो पूरा रीजन एक पार्ट बना देता है। ओके, इसके साथ साथ बोन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं जॉइंट्स के थ्रू, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। उन जॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो जॉइंट्स आपस में एक दूसरे से बनते हैं, ये जॉइंट्स आपके क्या करते हैं? ये जॉइंट्स आपके पूरे के पूरे एक्सियल स्केलेटन को, एक्सियल में जो स्कल है, पूरे के पूरे क्रेनियम को एक इमूवेबल हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और ये जो क्रेनियल बोन है, ये ब्रेन को एक्सेसिव प्रोटेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमें आगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उस नर्वस सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आगे देखें। क्रेनियम के बाद है आपका सेकेंड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम एक बहुत ही बॉडी का मेजर पार्ट है। कैसे मेजर पार्ट है? मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, पहले लिख देती हूँ वर्टिब्रल कॉलम।
हिंदी में बोलें तो रीढ़ की हड्डी। कई सारी जगहों पे आपने एक टर्म सुना होगा रीढ़ की हड्डी, वो कुछ और नहीं आपकी वर्टिब्रल कॉलम ही होती है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो बेसिक फंक्शन जो सोचा गया होगा किसके लिए, वर्टिब्रल कॉलम के लिए, वो मूवमेंट तो है ही है, लोकोमोशन तो है ही है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देना तो है, लेकिन बेसिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिक फंक्शन है टू गिव द प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम जो पार्ट हमारे बॉडी का करता है वो है वर्टिब्रल कॉलम। एक हॉलो स्ट्रक्चर है जो कि बोन, छोटी छोटी बोन से आपस में मिलके जुड़ के बना है, और ये जो छोटी छोटी बोन से आपस में जुड़ के एक हॉलो स्ट्रक्चर बना है, ये आपका क्या बनाता है, ये बनाता है वर्टिब्रल कॉलम। एंड यही वर्टिब्रल कॉलम पूरे के पूरे बॉडी को एक सपोर्ट देने का काम, एक इरेक्ट बनाए रखने का काम, सीधा खड़ा रखने का काम यही पार्ट करता है। मतलब आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू स्ट्रेट, एकदम सीधी खड़ी हूँ। किसके सपोर्ट की वजह से खड़ी हूँ, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। मैं जब बैठ रही हूँ तो मैं एक प्रॉपर पोजीशन में बैठ पा रही हूँ। किसकी वजह से बैठ पा रही हूँ, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से बैठ पा रही हूँ। मेरी बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है वो किसकी वजह से प्रोटेक्टेड है, आपके वर्टिब्रल कॉलम की वजह से प्रोटेक्टेड है। तो वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल जिस तरीके से एक एक्सियल स्केलेटन में स्कल एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, हालांकि बॉडी में हर एक चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर ही नहीं सकते, तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका वर्टिब्रल कॉलम है। एक में भी कोई चेंज होने की वजह से पूरी बॉडी को सफ़र करना पड़ता है। अब देखें, वर्टिब्रल कॉलम को बेटा हमने डिवाइड किया है टोटल 26 बोन्स के अंदर। ओके, मैं 1 बाय 1 सबका नाम लिख रही हूँ। सबसे पहला मैं ABCD डाल देती हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन 1 2 3। यहाँ पर भी A and B कर दीजिए, A and B। So A, first is your cervical बोन्स टोटल कितनी है, 7। सर्वाइकल कितनी है टोटल बोन्स, 7। देखें एक बार और, जब भी आप सर्वाइकल की बात करते हैं तो ये जो स्कल जहाँ पर ख़त्म होता है, इस स्कल के अंदर एक होल प्रेजेंट होता है, उस होल से शुरुआत होती है वर्टिब्रल कॉलम की। मतलब कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है बीच में। इनिशिएशन कहाँ से ही हो जाता है, इनिशिएशन हमारे स्कल से ही हो जाता है। स्कल के अंदर बीच में जस्ट लाइक ये मेरा स्कल है, ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, इस तरीके से ये इससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, और आगे वर्टिब्रल कॉलम जुड़ जाता है। कोई डिसकंटिन्यूएशन बीच में प्रेजेंट नहीं है। सर्वाइकल सबसे पहले जो कि मेरे नेक में प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं डॉर्सली अपने नेक को देखूं तो उस नेक के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है आपका सर्वाइकल वर्टिब्रेस। ये टोटल जो सर्वाइकल वर्टिब्रेस हैं ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके, मैंने आपको बता दिया नेक रीजन में प्रेजेंट है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेस। सर्वाइकल वर्टिब्रेस के बाद जब हम आगे बढ़े तो सर्वाइकल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है थोरेसिक। थोरेसिक टोटल होते हैं 12। मैं आपको टोटल 26 बोन्स दिखाने वाली हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से समझेंगे। 12 and 7 19। थोरेसिक, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर। आपके जो लंग्स हैं वो थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देना, कम कर देना, तो वो थोरेसिक कैविटी थी क्या एक्चुअली, तो वो थोरेसिक कैविटी यही वर्टिब्रल कॉलम से हमने पूरे के पूरे आपके जो मेरे नेक से लेके जो मेरे नीचे अपेंडेजेस से पहले वाला रीजन है उसको मैंने वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू ही डिवाइड कर रखा है कि ये मेरा सर्वाइकल रीजन बॉडी का, ये मेरा थोरेसिक रीजन, फिर ये मेरा लंबर रीजन, फिर सेक्रल रीजन, फिर उसके बाद कॉक्सिजल रीजन। ये क्या है, तो ये हम डिस्कस यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे पहले है आपका सर्वाइकल के बाद है आपका थोरेसिक। थोरेसिक के बाद सी है आपका सर्वाइकल, लंबर। सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। लंबर टोटल कितने होते हैं भाई, 5।
नंबर कितने हैं 5। 12 + 7 19, 19 + 5 24। 24 के बाद आपका डी एंड ई। डी है आपका सेक्रल एंड लास्ट इज योर कॉक्सीजियल, या तो कॉक्सिक्स भी कहते हैं, कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल। 1 एंड 1 कितने हो गए 5 एंड 7, 5 एंड 2 7, 7 एंड 7 14, 14 + 12 इज इक्वल टू 26। वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं 26। ये अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल एक छोटे बच्चे के अंदर, तो ये बच्चे के अंदर आपके कितने होते हैं 26 ना होते हुए 33। 33 का गड़बड़ जो है वो कहाँ हुआ, वो हुआ इन दोनों जगहों पे। सेक्रल हैं आपके 5 फ्यूज्ड, ये हैं आपके 4 फ्यूज्ड। इस कॉक्सीजियल को हम टेल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं टेल बोन भी कहते हैं। फिर से समझेंगे, हमारी बॉडी में जब मैं बात कर रही हूँ ये पूरा रीजन इस तरीके से, यहाँ नेक से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपके 12 8 9 10 11 12, ये लगातार बढ़ते जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5। फिर ये आपका आ जाता है सेक्रल जो कि फ्यूज्ड है, और उसके बाद ये आ जाता है आपका कॉक्सीजियल जो कि अगेन कैसा है फ्यूज्ड है। तो यहाँ पर मैंने बोला आपको सर्वाइकल जो कि कितने हैं टोटल 7। फिर मैंने आपको बोला ये जो पूरा रीजन है ये बनाता है आपका थोरेसिक, जो कि कितने हैं आपके 12। थोरेसिक के बाद आपका है लंबर जो कि टोटल कितने हैं 5। लंबर के बाद आपका सेक्रल जो कि फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड के बाद हैं आपके कॉक्सीजियल। ओके, कॉक्सीजियल सेक्रल भी 1 फ्यूज्ड और ये भी आपका 1 दैट इज फ्यूज्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स कॉक्सीजियल। सो स्टूडेंट्स ये वर्टिब्रल कॉलम है जो कि हमारे नेक से शुरू होता है और बिहाइंड द डॉर्सल रीजन रन करता है और पूरे के पूरे पार्ट को कंप्लीट कर देता है। वर्टिब्रल कॉलम के एक सिंगल पोर्शन को, क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, मैंने जो थोड़ा अरेंजमेंट दिया है वो आपको समझाने के लिए इसी वजह से दिया है कि ये वाला पार्ट क्या है। देखें मैं दोबारा से समझा रही हूँ, 1 एंड 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटे छोटे पार्ट सेगमेंट्स जुड़ के वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स जुड़ के एक वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। ओके, और ये जो छोटे सेगमेंट्स जुड़ के वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं ये कहलाते हैं आपके वर्टिब्रास। क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रे बोल दीजिए इसको, वर्टिब्रे। सिंगल यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है आपकी सिंगल यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहलाती है? एक सिंगल यूनिट वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रे कहलाती है। और ये आपकी कैसी होती है? हॉलो, मतलब बीच में से अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और ये जो बीच का पार्ट है जो कि इसका सेंटर मेन पार्ट बना रहा है, वो सेंटर मेन पार्ट आपका क्या बनाता है? ये सेंटर मेन पार्ट बनाता है आपका सेंट्रम। ओके, जिसके अंदर ये सेंट्रम पूरे के पूरी वर्टिब्रल कॉलम में रन कर रहा है और बीच में आपका इसके बीच में एक थ्रेड रन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ओके, कॉक्सीजियल आपकी जैसे क्योंकि
किसी कोई मेजर रोल इसका नहीं है सपोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं पूरा का पूरा जो बॉडी वेट है या जो सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है वो लंबर की वजह से किया जाता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें सैक्रल दिखता है, कॉक्सिजल दिखता है। तो लंबर पे बॉडी वेट आ गया, थोरेसिक पूरे के पूरे पार्ट को, आपका रिब केज को सपोर्ट देने का काम करता है। सर्वाइकल की बात करें तो स्कल को अपने ऊपर रखने का काम करता है। ओके, तो ये सारे रीज़न तो आपके ठीक हैं, लेकिन अगर कॉक्सिजल की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉक्सिजल का कोई फंक्शन नहीं है। इस वजह से ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स में टेल की तरीके से प्रेजेंट होती थी। अब क्योंकि इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं तो धीरे 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 ये हमारी बॉडी से रिड्यूस हो चुकी है। ओके, और जब रिड्यूस हो चुकी है तो किसी काम की नहीं है। लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस होने की वजह से किसी किसी बच्चे में ये जो टेल बोन है ये थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, पर उसको ऑपरेशन के थ्रू अर्ली इन द लाइफ स्टेजेस, बचपन की एज में ही इसको हम सर्जरीज़ के थ्रू जो है वो रिमूव कर देते हैं। ओके, इसके साथ साथ सर्वाइकल शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिब्रेस की बात कर दी है, शुरुआत से पढ़ रहे हैं सर्वाइकल की बात। तो सर्वाइकल के, या फिर मैं बोलूँ कि वर्टिब्रल कॉलम का ही जो सबसे पहले 2 वर्टिब्रेस हैं उसको हम एटलस और एक्सिस कहते हैं। द फर्स्ट 2 वर्टिब्रेस, फर्स्ट 2 वर्टिब्रेस क्या कहलाती हैं? एटलस और एक्सिस कहलाती हैं। एटलस और एक्सिस पे फोकस मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इस एटलस और एक्सिस पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा स्कल का, एक्शियल स्केलेटन का स्कल और वर्टिब्रल कॉलम था। ओके, थैंक यू सो मच।